हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है आपकी एम्स में पूछे गए हैं, नॉर्सेट में पूछे गए हैं, उन सभी पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज इसमें आपका जो भी क्वेश्चन लिया गया सारा का सारा प्रीवियस ईयर का पेपर लिया गया है। 10 साल तक के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, 10 ईयर्स का लगभग लगभग लिए गए हैं। और आपके एक पार्ट और मिलेगी इसमें नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको इसी पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी चैनल पे। तो यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन तभी जाएगा आपके पास जब ऑल की बटन को प्रेस कर लीजिएगा आप। देन आपको अभी डेली आपको 3 वीडियो मिल रही है, एक मॉर्निंग में, एक आपका आफ्टरनून में एंड आपकी नाइट में इस टाइम मिल जाती है। 9 से 10 के बीच में आपको वीडियो डेली अपलोड कर दी जाती हैं। तीनों वीडियो जो रहती है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर रहता है। जितने भी प्रीवियस में पूछा गया सभी एम्स में, अलग अलग एम्स में हो गया आपकी नॉर्सेट या फिर एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, जितना भी एम्स है सभी एम्स के आपका प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड की जा रही है डेली बेसिस पे। कुछ ऑफिशियल आंसर की भी किए जा रहे हैं और आपकी 2-4 दिन और लगेंगे, जैसे कि अभी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सब क्वेश्चन को हम कल से अपलोड करेंगे, जो 2-3 दिन उसमें भी लगेगा। बाद बाकी आपका नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की 2 ही पार्ट है, जो कि पार्ट फर्स्ट हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगी। देन आपका एक नर्सिंग इसमें रिसर्च से भी क्वेश्चन 1-2 हैं जो कि आपका उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो भी आपका इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें आपका लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट हो गए हैं, बस आपका इसमें बच गया स्किल बेस्ड क्वेश्चन या प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में। उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस मंथ के बाद, अप्रैल जैसे ही एंड ऑफ द अप्रैल। मई से आपका जो भी होगा स्किल बेस्ड क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये सब आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, वहां भी आपको डेली एक क्वेश्चन मिल रहे हैं, अपलोड की जा रही है रील्स पे या फिर पोस्ट किए जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ये क्वेश्चन आपके सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नोट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन कौन से होंगे, लेकिन इसमें से एक नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में देखिए कौन कौन से। ऑप्शन सी में आपका क्या है? ऑप्शन सी में आपका क्या है? ऑप्शन सी में हायरार्की, बी में देखिएगा डेलीगेशन, सी में आपका स्पान ऑफ कंट्रोल एंड डी में है परवेसिवनेस। 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन में आपका लिया गया नॉट द प्रिंसिपल ऑफ, क्वेश्चन में क्या है आपका? नॉट द प्रिंसिपल ऑफ किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। कौन सा ऑप्शन होगा जो कि एक संगठन का पार्ट नहीं है? तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा, परवेसिवनेस। बाद बाकी ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये तीनों का तीनों क्या है? हमारा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे देखा जाए एक्सप्लेन किया गया है, परवेसिवनेस इज नोट द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी फॉयल। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर कि ऑर्गेनाइजेशन जो थी आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किनके द्वारा दी गई थी और कब आई थी? तो 1947 में और हेनरी फॉयल के द्वारा। ठीक है ना। इसमें से हायरार्की है आपका, स्पान ऑफ कंट्रोल है, इंटीग्रेशन होगा, वीएस क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन, देन सेंट्रलाइजेशन, डी आपका फिर डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी यूनिटी है ऑफ कमांड एंड डेलीगेशन। ये सारे के सारे हमारे क्या है? प्रिंसिपल है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपकी नॉर्सेट एग्जाम में पूछा जाए एंड ग्रुप 5 की जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप 5 के लिए, उनके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो ये वीडियो है सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी मददगार वीडियो आज आपको जो भी अपलोड की जा रही है चैनल पे, काफी मददगार होने वाली इस वीडियो में आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे द लेवल ऑफ conversations in which no sharing of oneself occur is। यहाँ पे no sharing of oneself occur is 4 ऑप्शन दिया गया डियर। देखेंगे हम लोग इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। आपका जो दिया गया है यहाँ पे
बातचीत का वह स्तर जिसमें स्वयं का कोई साझाकरण नहीं है, कोई साझाकरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेवल फर्स्ट ओपन कन्वर्सेशन, लेवल 5 देखिएगा क्लीज कन्वर्सेशन, लेवल 4 में आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, एंड लेवल सेकेंड में जो होगा स्पोंटेनियस कन्वर्सेशन। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि लेवल ऑफ कन्वर्सेशन या फिर लेवल ऑफ वन कन्वर्सेशन आपका दे देगा। तो राइट आंसर 4 ऑप्शन देगा, इन चारों में कौन सा होगा, वन में ओपन कन्वर्सेशन। क्या आएगा, ओपन कन्वर्सेशन। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है डियर। देखिए इसमें 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका क्या होगा, नो शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ अकरीज, जिसमें से एक क्या होगा, साझाकरण नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, लेवल 5 जो होगा आपका इसमें शेयर नहीं होगा, क्लीज कन्वर्सेशन, क्लीज कन्वर्सेशन आपका शेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, इसमें रैशनल ली गई है, देखेंगे कौन क्या है इसमें आपका। फर्स्ट लेवल 5 जो आपका क्लीज कन्वर्सेशन, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा इट इज वेरी सुपरफिशियल कम्युनिकेशन। क्या है आपका, इट इज वेरी सुपरफिशियल कम्युनिकेशन वेयर देयर इज नो कम्युनिकेशन अबाउट देयर सेल्फ एंड everyone remains safe in conversation। यानी कि स्तर 5 वो होती है, पुरानी बातचीत होता है, जो कि यह बहुत सतही संचार है, जहाँ स्वयं के बारे में, देखिए अपने बारे में कोई संचार नहीं होता है और हर कोई बातचीत में सुरक्षित रहता है। क्या होता है इसमें, हर एक कोई, जितने भी कोई होगा, ये जो भी बातचीत करेगा वो अपने साइड से सुरक्षित रहेगा। तो ये किसमें आएगा, क्लीज कन्वर्सेशन, यानी कि पुरानी जो बातचीत आप किए हैं। नेक्स्ट में लेवल फर्स्ट में आपका क्या है, ओपन कन्वर्सेशन है, जो कि खुली आप सबके सामने बात कर रहे हैं। तो दिस हैपन इज इमोशनली ओपन एंड हॉनेस्ट कम्युनिकेशन। जो भी बोलेगा आपके सामने बिल्कुल भावनात्मक में बोलेगा और खुले और ईमानदार से बोलेगा, जो भी बात बताएगा हॉनेस्टी में बात करेगा। हॉनेस्ट कम्युनिकेशन किस में आएगा, लेवल फर्स्ट में आएगा डियर। नेक्स्ट आपका लेवल सेकेंड की बात करेंगे, जिसमें आपका स्पॉन्टेनियस का मतलब, कन्वर्सेशन का मतलब वो सहज बातचीत, या फिर वो अपने आप क्या किया आपको सब कुछ बता दिया। जिसमें स्पॉन्टेनियस थॉट लाइक व्हाट इज फेल्ड अबाउट सिचुएशन इज शेयर, यानी आप उसको पूछे भी नहीं और आपको क्या किया, सारा कुछ बता दिया अपने बारे में। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे या फिर आपके फैमिली मेंबर होंगे, तो अपने से आपको बता दिया गया। ये चीजें आपको किस में आएगा, स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन में आएगा और लेवल सेकेंड में आएगा। नेक्स्ट आपका लेवल थर्ड की हम बात करेंगे। लेवल थर्ड में आपका क्या है, माई आइडियाज और जजमेंट, माई आइडियाज और जजमेंट, जिसमें हमारा क्या होता है, हमारा आइडिया ऑन सेल्फ आइडिया होगा एंड ओपिनियन किसका शेयर करना होगा आपको। ओपिनियन क्या है, उसको विचारों को साझा किया जाना है। तो जब आप ओपिनियन शेयर कीजिएगा तो किसमें से आएगा डियर, माई आइडियाज जजमेंट और लेवल थर्ड में जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी जितने भी लेवल है सबको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट आपका लेवल 4 है, जिसमें रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। क्या है इसमें, फैक्ट्स जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं, एज ए समझिए आप प्राइवेट जॉब कर रहे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे, सीएचओ है आप, जो भी है आप, तो रिपोर्ट जो दे रहे हैं आपको सही रिपोर्ट मांगा जाएगा आपके ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, जहां भी आप रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं। तो आपकी फैक्ट होना चाहिए, उसमें एक्चुअल होना चाहिए, ना कि फॉल्स होना चाहिए। तो शेयर फैक्ट्स एंड देखिएगा एक्सपोज ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट पर्सनल, यानी कि तथ्यों को साझा करता है और व्यक्तिगत के बारे में लगभग कुछ भी उजागर नहीं करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका किस में जाएगा, लेवल 4 में जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर ये क्वेश्चन, राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस दी, देखिएगा द लिस्ट इंपॉर्टेंट टू नर्स मैनेजर, लिस्ट इंपॉर्टेंट टू नर्स मैनेजर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक नर्स प्रबंधक के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो डिसीजन मेकिंग, या फिर मैनिपुलेटिंग पीपल, या फिर मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट्स, या फिर इफेक्टिव लीडिंग। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, एटलीस्ट की बात किया, कम से कम बात किया गया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, मैनिपुलेटिंग पीपल। क्या होगा इसमें, मैनिपुलेटिंग पीपल इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा एक्सप्लेन किया गया है, रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट मैनिपुलेटिंग द पीपल, एज मैनिपुलेशन इन्वॉल्व मैनेजिंग और इन्फ्लुएंसिंग स्किलफुली स्पेशली इन एन अनफेयर मैनर। यानी कि एक प्रबंधक के रूप में नर्स की भूमिका में लोगों को हेर फेर करने के अलावा सभी शामिल है, लोगों को क्या हेर फेर करने के अलावा सभी शामिल है।
क्योंकि हेर फेर में कुशल तरीके से प्रबंधन या प्रभावित करना शामिल है, विशेष रूप से अनुचित तरीके से। तो इसमें आपका क्या हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, मैनिपुलेटिंग पीपल। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म एज। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस पूछा गया है, पेशेवर लापरवाही को कानूनी तौर पे क्या कहा जाता है? कानूनी तौर पे क्या कहा जाएगा? तो क्राइम आएगा, असॉल्ट आएगा, या माल प्रैक्टिस आएगा, या सैलेंडर आएगा। चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा डियर, माल प्रैक्टिस होगा। यहाँ पे माल प्रैक्टिस जो होगा आपका देखेंगे, ये प्रोफेशनल क्या है? लिएबिलिटी बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस एंड इंक्लूड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और स्टैंडर्ड ऑफ केयर, इलीगल और इमोरल कंडक्ट, और failure to exercise reasonable skills, all of which leads to harm। ये क्या करेगा? सभी को हार्म। देखिएगा, कुदाची और लापरवाही पर आधारित एक पेशेवर दायित्व है, और इसमें पेशेवर कदाचार कर्तव्य का उल्लंघन या देखभाल के मानक, अवैध या अनैतिक आचरण का उचित कौशल का प्रयोग करने में विफलता शामिल है, जो सभी नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें क्या है? आपको सभी को क्या करेगा? हार्म करेगा। ऑल ऑफ विच लीड टू हार्म। नेक्स्ट में क्राइम में क्या होता है डियर? क्राइम जो होता है ऑफेंस एंड इज पनिशेबल बाय लॉ। ये कानूनी अपराध या कानूनी दंडनीय बोलिए जो भी, ये क्राइम के अंदर। देन असॉल्ट के अंदर में आपका क्या होगा? इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल हार्म एंड अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट अपॉन या पर्सन। देन सरेंडर का मतलब ये आप उसको कुछ दिए हैं, या फिर पैसे की ही बात कीजिए, दे दिए, वो आपको बोल दिया नहीं मेरे को नहीं मिला है, या फिर मुझसे नहीं कहा गया है, ये बिल्कुल क्या किया? आपको सरेंडर कर दिया, मतलब कि फोर्स स्पोकन, वो गलत चीजें बता रहा है, गलत बातें बोल रहा है। तो इसमें किस में जाएगा? सरेंडर में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, the process that enables one to access a nurse or a physician by telephone or computer is called। टेलीफोन और कंप्यूटर इज कॉल्ड, देखिएगा ऑप्शन सी में टेली हेल्थ, बी में ई मेडिसिन, सी में क्वालिटी एश्योरेंस, डी में आपका डिस्टेंस कंसल्टेशन। क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन में डियर आपका फिजिशियन के द्वारा टेलीफोन और कंप्यूटर से जो किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नर्स और फिजिशियन, ये दोनों है, ठीक है ना। जो अभी के टाइम में ई संजीवनी कर रहे हैं, टेली मेडिसिन कर रहे हैं, उसी को तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? इसमें टेली हेल्थ होगा। टेली हेल्थ, टेली हेल्थ देखिए हम लोग, इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन बाय किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक के जरिए की जा रही है। जैसे कि अभी आप एक सीएचओ होंगे, तो सीएचओ को अभी संजीवनी या फिर एएनएम को दे दिया गया है, जो कि आपको जब भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आ रहे हैं, या फिर आपके वार्ड में, या फिर आपके सेंटर में, एसडब्ल्यूसी में ज्यादातर ये चीजें किया है, तो आपको क्या करना? डॉक्टर को कॉल करना इस संजीवनी के द्वारा। जैसे कि गांव में लोगों को कम्युनिटी लेवल पे क्या हो रहा है? सुविधाएं मिल जा रही हैं। तो ये आपका टेली हेल्थ में होगा। डिस्टेंस कंसल्टेंट का मतलब आपका कम्स अंडर द एम्बिएट ऑफ टेली हेल्थ, जो कि दूरस्थ परामर्श हेल्थ टेली हेल्थ के दायरे में आता है। नेक्स्ट आपका ई मेडिसिन। ई मेडिसिन में रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड अबाउट द पर्सन दैट कैन बी स्टोर इन द कंप्यूटर। देखिए आपका ई मेडिसिन का मतलब क्या हुआ? कि आपका जो भी आपको देखा गया पेशेंट को, उसकी सारी मेडिसिन को क्या किया? कंप्यूटर में क्या कर रहा है? स्टोर कर ले रहा है। क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर ले रहा है। तो आपका किस में आएगा? ई मेडिसिन के अंदर आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर। राइट आंसर इसमें जो हुआ आपका ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमीशंस और एमिशंस ऑफ एन एक्ट दैट ए रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन्स वुड हैव परफॉर्म इन ए सिमिलर सिचुएशन thus causing harm to another person is called। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए डियर इसका, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वेद नर्सिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल की नाम है आपका, मिल जाएगा सर्च लिस्ट में। एंड इंस्टाग्राम को आप एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा, तो वहां पे आपको दोनों जगह अवेलेबल करवा दी जाएंगी। एंड मेरे को
मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। मेरे क्लास के बाद जो भी वीडियो आप वॉच करते हैं, पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं डियर मेरे चैनल पे, सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के पेपर लिया जा रहा है। 3-4 बुक कर मिला के आपको वीडियो अपलोड की जा रही है। दिन भर लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, 5 से 6 घंटे। तो आप लोग एक थोड़ा-सा लाइक तो कर ही सकते हैं, एक छोटा-सा कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तभी आपको कमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई फोर्स है, बट आप इतना यदि आपको लगता है कमेंट करना चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ताकि उन लोग के लिए भी प्रीवियस ईयर के पेपर थोड़ा मिल जाए आसानी से, क्योंकि कहीं कहीं मैं कमेंट देख रही हूँ दूसरे यूट्यूब चैनल पे कि स्टूडेंट लोग के ये कमेंट आ रहे कि प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए। तो आप मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए एंड आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सारा पेपर आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। मिड ऑफ द मई तक आपको जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, 10 से 20 साल के पेपर जितने भी हम अपलोड भी कर रहे हैं अपने चैनल पे, पूरी वीडियो को आपको वॉच करना है। सारी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा। चैनल पे आपको जाना डियर, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें एम्स लिखा हुआ है। एम्स का सारे के सारे प्रीवियस ईयर का पेपर है। फिर उसमें आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लिखा होगा, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। सभी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर ही अपलोड किए गए हैं मेरे चैनल पे। सभी वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और डेली तो आपका 2-3 वीडियो मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब किसी ऐसे कार्य का किया जाना या चूकना जिसे एक विवेकपूर्ण व्यक्ति ने समान स्थिति में किया होता है और इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, क्या कहलाता है। किसी ऐसे कार्य का किया जाना, कोई ऐसा गलती किया है जिसमें क्या है व्यक्ति ने समान स्थिति में किया होता है और किसी प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के नुकसान पहुंचाने की वजह से क्या कहलाएगा वो। सोचिए दूसरा को पहुंचा रहा है फिर भी आपको क्या हो रहा है, डांट पड़ रहा है। तो नेग्लिजेंस या फिर लाइबल या फिर सिलेंडर या फिर असॉल्ट, 4 ऑप्शन दिया गया डियर। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, नेग्लिजेंस। क्या होगा, नेग्लिजेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा अनइंटेंशनल टोट जो होता है इज वन दैट इज नेग्लिजेंट, यानी कि एक अनजाने में होने वाला जो गलती होता है, अनजाने में। जैसे कोई भी आप वार्ड में काम कर रहे हैं, मेरे से एक बार गलती हुई थी हॉस्पिटल में, जो कि आपका पाम जो आता है वो नीचे गिर गया मेरे हाथ से, ठीक है। तो एंटीबायोटिक थी तो वहां पे मेरे को बोला गया कि आपकी सैलरी से कट जाएगा, ऐसे वैसे। हर जगह ये चीज होती है कंडीशन, ठीक है ना। तो प्राइवेट में कुछ तो वैसा बोला ही जाता है, या फिर कोई टेस्ट वगैरह गलती से आपने क्या किया, डॉक्टर के द्वारा कोई दूसरा टेस्ट लिखा गया, आप दूसरा टेस्ट वहां पे दे दिए, पेपर दे दिए। तो उसमें भी कभी कभी गलतियां हुई होंगी किसी ना किसी की। तो ये चीजें जो होती है तो उसमें क्या होता है, अनजाने में वो क्या किया, गलती किया गया है। वो जानबूझकर क्या किया, गलती नहीं किया है। लेकिन एक जानबूझकर जो करता है, जानबूझकर किया गया आपने, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि अपोज टू इंटेंशनल टोट, यानी कि जो जानबूझकर बिल्कुल कर रहा है। विच आर टोट डन डेलिबरेटली, यहाँ पे इंटेंशनल टोट इंक्लूड देखिए असॉल्ट आएगा, बैटरी आएगा, फोर्स देखिएगा, इम्प्रेसोमेंट आएगा, इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन आएगा और इमोशनल डिस्ट्रेस, देन लाइबल, सिलेंडर एंड देखिए ट्रेस पासिंग। ये सब जो है आपका जानबूझकर किए गए अपराधों के विपरीत, जैसे लापरवाही है, इरादत है, अकृत्रिम हमला, बैटरी, झूठा कारवाशा, जानबूझकर भावनात्मक संकट, परिवाद, ये सब जो आपका क्या है, ये आपका दिया हुआ इंटेंशनल टोट के बारे में, जो कि बिल्कुल जानबूझकर किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया क्वेश्चन में, किसी ऐसे कार्य का किया जाना या चूकना जिसे एक विवेकपूर्ण व्यक्ति ने समान स्थिति में किया होता है। ये बिल्कुल क्या किया, चूक गया। बिल्कुल मतलब कि अपने reasonably prudent persons would have performed in a similar situation thus causing harm to another person is called, तो आपका नेग्लिजेंस कहलाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज कंसीडर एज एन इंटेंशनल टोट, जो कि जानबूझकर किया गया। देखिए यहाँ पे जानबूझकर आ गया कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को जानबूझकर आप मानेंगे। नर्स मिसकाउंट द गॉड्स पैड्स ड्यूरिंग अ सर्जरी, या फिर नर्स देखिएगा लिखा हुआ डब्ल्यूएक्स प्राइवेट divulges private information about the patient to media, या फिर आपको जो दिया हुआ सी ऑप्शंस में नर्स कॉजेज ए बर्न व्हेन अप्लाइंग ए वार्म सॉक टू लेग्स, या फिर नर्स फॉल्स टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एंटी हाइपरटेंसिव टू ड्रग। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, जो जानबूझकर कर रहे हैं, क्या किया गया, जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर किया गया है। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, जानबूझकर किया गया। तो ऑप्शन बी आएगा, नर्स क्या हो रही है, डाइवर्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट टू मीडिया, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे नर्स देखिएगा
develops private information about the patient to media is to be considered as intestinal tort. Intestinal tort is a civil wrong performed by a person जो knowing that the person was also aware of the possible consequence of his her act. यानी कि नर्स ने मीडिया को रोगी के बारे में निजी जानकारी प्रकट कर देती है। क्या करती है? निजी जानकारी प्रकट करनी है, प्राइवेट चीजें उनकी सारी बताई जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है मीडिया में, जिसे जानबूझकर अपकृत माना जाना चाहिए। इरादतन अपकृत एक नागरिक गलती है जिसे एक व्यक्ति जानबूझकर करता है और वह व्यक्ति अपने कार्य के संभावित परिणामों से भी अवगत था। देन आपका मिसकाउंटिंग द गॉज पैड्स, फेल्योर टू मॉनिटर द वाइटल साइन एंड कॉजिंग बर्न्स एंड व्हाइल अप्लाइंग वार्म सॉकेज आर एग्जांपल ऑफ किसका? नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस का है। किसका? ये सब नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस का ये सब एग्जांपल दिया गया है। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किसका एग्जांपल हुआ ये सब चीज? आपका पैड्स वगैरह, गॉज वगैरह, ये आपका नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस का ये आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट इज कॉल्ड। झूठी हानिकारक लिखित रिपोर्ट क्या कहलाती है? तो लेबल कहलाएगा, सिलेंडर कहलाएगा, टोर्ट कहलाएगा या फिर फेलोनी कहलाएगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, लाइबल। ए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग मैनेजमेंट रिसर्च शुड फोकस ऑन नर्सिंग प्रबंधक अनुसंधान पर ध्यान देना चाहिए। पेशेंट ट्रीटमेंट या फिर आपका चार ऑप्शन दिया गया डियर, या फिर आपका पेशेंट केयर या फिर पेशेंट कंप्लेंट या फिर क्वालिटी एश्योरेंस। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पेशेंट केयर। क्या होगा इसमें? पेशेंट केयर, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट रिसर्च शुड फोकस ऑन, सबसे ज्यादा किसमें करना चाहिए? क्या रिसर्च ध्यान देना चाहिए नर्सिंग को, नर्स को? पेशेंट के केयर के ऊपर, है ना? कोई भी पेशेंट आ रहे तो आपको सबसे ज्यादा उससे केयर करना है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट विद इन ग्रुप्स एंड इट्स प्रिंसिपल आर यूज टू मेक बिजनेस ऑपरेट मोर इफेक्टिवली इज नॉन एज। लोग समूहों के भीतर कैसे बातचीत करते हैं और व्यवसायों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, इसका अध्ययन इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाएगा? क्लासिक थ्योरी के रूप में, ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर के रूप में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के रूप में, या होलिस्टिक बिहेवियर कॉन्सेप्ट। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि लोग समूहों के भीतर बात करें ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संगठन में। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन सी होगा, सी इज करेक्ट आंसर। Next question, it is the way in which people work on another in a coordinal manner, recognizing others' needs, view, value and दिखेगा टेम्परामेंट्स, यानी कि यह वह तरीका है जिसमें लोग एक दूसरों की क्या करता है? जरूरतों, विचारों, मूल्यों और स्वभाव को पहचानते हुए एक दूसरे के साथ समन्वय पूर्वक काम करते हैं। देखिए, सभी चीज को जानते हुए पर भी आप क्या करें? कोऑर्डिनेट मैनर के साथ आप उसके साथ काम कर रहे हैं। तो क्या कहलाएगा? पर्सनल रिलेशन है आपका, वो ह्यूमन रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है या फॉर्मल रिलेशन है? चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगी? इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा आपका? ह्यूमन रिलेशन आएगा। क्या आएगा इसमें? ह्यूमन रिलेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज टू द वेरियस मेंबर ऑफ द पब्लिक विथ ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्किल्स कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज टू द वेरियस मेंबर्स ऑफ द पब्लिक विथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड रिजल्ट इज रेफर्ड टू एज। यहाँ पे देखिएगा, वांछित परिणाम उत्पन्न करने के उद्देश्यों के साथ जनता के विभिन्न सदस्यों के लिए विचारों के कुशल संचार को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी में ह्यूमन रिलेशन, बी में आपका पब्लिक रिलेशन, सी में आपका बिहेवियर, डी में आपका थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन चार ऑप्शन दिया गया, जिसमें स्किल कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज टू द वेरियस मेंबर्स के साथ ऑफ द पब्लिक विथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिजायर रिजल्ट इज रेफर्ड टू एज। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा,
पब्लिक रिलेशन, क्योंकि हमें हमारा क्या हो रहा है, पब्लिक विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजायर, जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं ये आपका किस में जा रहा है, पब्लिक के साथ, क्योंकि स्किल कम्युनिकेशन की जा रही है ऑफ आइडियाज का वेरियस मेंबर के साथ, है ना। तो ये किस में जाएगा, पब्लिक में ही जाएगा, क्योंकि वो काफी लोग हैं उसमें। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के 14 सिद्धांत किसने दिए हैं, किसके द्वारा दिया गया, पहले ही आपको ऑप्शन शो हो गया यहाँ पे। तो राइट आंसर इसमें हेनरी फॉयल होगा। क्या होगा आपका, हेनरी फॉयल। जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं ये आपका हेनरी फॉयल के द्वारा दिया गया है। कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स है आप ये भी देख ले, यहाँ पे कौन कौन से ये भी आ सकता है एक्सेप्ट में आपका। तो डिवीजन ऑफ वर्क, फिर आपका सेंट्रलाइजेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्केलेयर चैन, डिसिप्लिन हो गया, ऑर्डर हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 10 में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, 11 में इंटरेस्ट, 12 में इनिशिएटिव, देन 13 में आपका रिम्यूनरेशन एंड 14 में एस्प्रिट डी क्रॉप। यानी कि ये सारे जो है 14 प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है किनके द्वारा, हेनरी फॉयल के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। एक क्वेश्चन तो इनके अनुसार ये क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है एक्सेप्ट में, या फिर किनके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था, कब हुई थी ये। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, प्रबंधन के दो कारक सिद्धांत प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रीडरिक हर्जबर्ग, या फिर एडवर्ड्स देखिएगा डेमिंग एंड फ्रेडरिक टाइलोर एंड आपका एल्टन मायो। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आ गया, पहले ही आंसर हो गया यहाँ पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा, देखिए नेम दिया गया मैक्स वेबर, जो कि थ्योरी ऑफ कौन है आपका, यूरिया के रसी। फिर हेनरी फॉयल, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन आपका फेरेडेरिक, देखिएगा विंस्लो टैलॉयर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपका एल्टोन मायोमी, ह्यूमन रिलेशन मोटिवेशन थ्योरी एंड इंक्लूडिंग क्या है, हाउथ्रोन इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो आपका दी गए नेम और कंट्रीब्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संगठनों के भीतर परिवर्तन के महत्व पर बल देता है, परिवर्तन के महत्व पर क्या करता है, बल देता है। तो देखिएगा आपका नियो क्लासिकल थ्योरी, या फिर आपका क्या है यहाँ पे दिया गया है, सेकेंड में क्लासिकल थ्योरी। सी ऑप्शंस में सिस्टम थ्योरी एंड डी ऑप्शंस में चार्ल्स थ्योरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संगठनों के भीतर परिवर्तन के महत्व पर क्या करता है, बल देता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, इंपॉर्टेंस क्या होगा उसका। तो राइट आंसर इसमें चार्ल्स थ्योरी में जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे चार्ल्स थ्योरी जो है आपका देखिएगा लिखा हुआ है incorporates principle of quantum mechanics, देन इसके बाद इट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज विथ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखिएगा अराजकता सिद्धांत में क्वालिटी यांत्रिकी के सिद्धांत शामिल है, यह संगठन के भीतर परिवर्तन के महत्व पर क्या करता है, बल देता है। तो जो परिवर्तन जो होता है, स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंजेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रेसेस को क्या करेगा, ये आपका क्या दे रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजेस विद इन मैकेनिज्म, जो संगठन के भीतर पर परिवर्तन के महत्व पर क्या करता है, बल देता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी हुआ, चार्ल्स थ्योरी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, देखिए गाइडिंग थ्योरी एक्सप्लेन डाइट द, एक्सप्लेन डाइट द, आपका लिखा गया है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन डाइट द राइटनेस और रॉन्गनेस। यहाँ पे राइटनेस और क्या है, रॉन्गनेस है, राइटनेस और क्या है, रॉन्गनेस है, ऑफ एन एक्शन डिपेंडेंट ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन गाइडिंग थ्योरी बताता है कि किसी एक्शंस का सही या गलत होना एक्शन के परिणामों पर निर्भर करता है। तो यूटिलाइजेशन देखिएगा, यूटिलिटेरियन क्या है आपका, यूटिलिटेरियन, या फिर
डीओंटोलॉजिकल या फिर नॉन मालेफियंस या फिर मैनी बेनिफिशियंस, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है एक्सप्लेन किया गया है डेट द राइटनेस और रॉन्गनेस दोनों चीजें। एक्शन डिपेंडेंट ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन, किस ऊपर पर निर्भर करेगा। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, यूटी जो होगा लिटेरियन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ये हमारा इसमें राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द इथिकल प्रिंसिपल विच शो ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ इज, नैतिक सिद्धांत जो सच बोलने की बाध्यता दर्शाता है वो क्या कहलाता है। तो ऑटोनोमी कहलाएगा, वेरासिटी कहलाएगा, फाइडेलिटी कहलाएगा या बेनिफिस कहलाएगा, यानी बेनिफिस कहलाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, वेरासिटी आएगा। क्या आएगा इसमें, वेरासिटी आएगा, क्योंकि इथिकल प्रिंसिपल विच शो ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ, जो भी हो रहा है क्या सच बोलने की बाध्यता दर्शाता है, तो इसमें किस में आएगा, वेरासिटी में जाएगा। यहाँ पे द इथिकल प्रिंसिपल विच शो ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ दैट इज कॉल्ड वेरासिटी। देन उसके बाद नेक्स्ट में ऑटोनोमी की बात किया जाए, ऑटोनोमी जो ऑप्शन ए में है आपका, इसकी बात किया जाए, रेफर टू द राइट टू मेक ऑन ऑन डिसीजन, ठीक है ना। क्या है इसमें कि अपने स्वयं के निर्णय लेने के अधिकार को संदर्भित करता है, खुद अपने क्या करता है, अपने डिसीजन लेता है, अपने पर्सनल लेता है, ऑन डिसीजन लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा फाइडेलिटी का मतलब क्या, वफादार होता है, इसका मतलब वादा निभाना होता है, मीन्स कीप या प्रॉमिस, जो भी आपको बोला है वो आपका करके रहेगा। नेक्स्ट में आपका बेनिफिशियंस का मतलब जो उसके फायदे मिलेंगे, तो रेफर टू टेकिंग पॉजिटिव एक्शन टू हेल्प अदर, टू हेल्प अदर यानी कि दूसरों की मदद करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने को संदर्भित करता है कौन, बेनिफिशियंस, ठीक है। चार इसमें जो दिया गया चारों को बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी वेरासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिट डी क्रॉप रेफर टू, डी क्रॉप, स्पिरिट डी क्रॉप का अर्थ क्या है, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ मोर्टालिटी, सेंस ऑफ मोर्टालिटी। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। Spirit the crop refer to sense of belonging. It means promotion of team. A spirit brings the organization a feel of unity. It is one of the 14 principles of management. यानी कि ये देखिएगा दी क्रॉप सेंस ऑफ, देखिए अपनेपन को संदर्भित करता है, क्या करता है, रेफर्स टू सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है आपका, इट मीन्स प्रमोशन ऑफ टीम स्पिरिट, जो अपनेपन को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि टीम भावना को बढ़ावा देने से संगठन में एकता की भावना आती है, वहां पे यही चीज लिखा हुआ कि इट मीन्स प्रमोशन ऑफ टीम स्पिरिट ब्रिंग्स द ऑर्गेनाइजेशन या फील ऑफ यूनिटी। या देखिएगा फेयर जो है आपका फायर 14 प्रिंसिपल्स में से एक है, ये भी एक आपका है, स्पिरिट डी क्रॉप्स जो है आपका 14 प्रिंसिपल्स में से एक आता है। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन सी हुआ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ इनकम इन बजटिंग टर्म इज कॉल्ड, बजटिंग टर्म इज कॉल्ड, सोर्सेस ऑफ इनकम बजट की बात किया, टर्म इज कॉल्ड, बजट की दृष्टि से आय के स्रोत को क्या कहा जाएगा, कैपिटेशन कहा जाएगा, कैश फ्लो कहा जाएगा, प्रॉफिट कहा जाएगा, रेवेन्यू कहा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप में देखना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में कमेंट करना ना भूलें, छोटा सा कमेंट जरूर करें। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, रेवेन्यू, डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा सोर्सेस ऑफ इनकम इन बजटिंग टर्म इज कॉल्ड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या कहलाएगा, बजट की दृष्टि से आय के स्रोत को राजस्व कहा जाता है, आय के स्रोत को राजस्व कहा जाता है, ठीक है। देन कैश फ्लो का मतलब रेफर टू प्रोजेक्टिंग हाउ एंड व्हेन कैश कम इन एंड फ्लो आउट ऑफ बिजनेस विद इन या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, विद इन या किसमें, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी जो भी कैश फ्लो से तात्पर्य यह है कि एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर
कैश कैसे और कब आता है और किसी व्यवसाय से बाहर निकलता है, कब निकलता है, ये आपका कैश फ्लो के अंदर जाएगा। देन कैपिटेशन मीन्स क्या होता है, फिक्स हो गया ये आपका एक, या फिर प्री अरेंज मंथली पेमेंट्स करना है। पहले आपको मंथली पेमेंट करना तो प्री अरेंज करना होगा, पहले से अरेंज करके रखना होगा, तो हमारा कैपिटेशन में जाएगा। प्रॉफिट का मतलब आपको फायदे होते हैं, ये प्रोजेक्टेड नेट रेवेन्यू दैट विल परमिट द कंपनी इन अटेटिंग इट्स गोल, ठीक है ना, जो कि लाभ देखिएगा मानित शुद्ध राजस्व को संदर्भित करता है, जो कंपनी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देगा। इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन डी हुआ, रेवेन्यू। जितना आप लोग को मेहनत लग रहा है डियर, उतना मेरे को भी लग रहा है मेहनत, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें अरेंज करने में, देन उसका आंसर क्या होगा, उसकी जिस स्टूडेंट को पूरा इंग्लिश में समझ में नहीं आता उसके लिए मैं हिंदी भी करके कर रही हूँ, तो मेरे को भी बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत लग रहे हैं। आप लोग के साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो जा रहा है, और मेरे को भी समझिए कि सारे बुक को ओपन करके देखना पड़ता है, कौन से बुक में क्या क्वेश्चन आए हैं, या फिर पूरा सर्च करके आपको डाउनलोड करना पड़ता है पीडीएफ वगैरह प्रीवियस ईयर का। तो बहुत ज्यादा आपसे तो आपको तो एक नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए होंगे, या फिर किसी चैनल को आप डाउनलोड कर लिए होंगे, अपना क्लास ले रहे होंगे, आपको सारा कुछ पका पकाया मिल रहा होगा। तो आपको ऐसा मेहनत करना है, ऐसा सपना देखना है जो कि अपनी माँ पापा के लिए नाम रोशन करना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली के लिए नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप जरूर से अच्छे पढ़िएगा। मेरी भी कामना रहेंगे जितने भी मेरे चैनल में मेरे ऑडियंस है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, सबका रिजल्ट अच्छा हो, नॉर्थ की पेपर जो भी क्वेश्चन आए, और वैसा ही क्वेश्चन पैटर्न आए जो कि आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाए, जितने भी मेरे चैनल पे अभी मेरे फैमिली मेंबर हैं। तो मैं यही कामना करती हूँ, और डेली मैं यही प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उनका रिजल्ट अच्छा हो, ताकि आने वाले समय में मेरा भी सपोर्ट मिले, मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। क्योंकि डियर मेरे V2 मैम नर्सिंग क्लासेस चैनल ऑलरेडी थी, जो कि हम 4 साल लगातार CHO को पढ़ाए हैं, जो आपका पेडेवल क्लास चलता था मेरा 4 साल चलाए हैं, जिसमें से सभी 90% मेरा बीपीसी सेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो CHO आफ्टर 6 मंथ के बाद जो ट्रेनिंग होती है उनका मैं क्लास लेती थी डेली 8 से 9 मेरा टाइमिंग था, उसमें मेरा 90% रिजल्ट रहता था डियर। तो इसलिए मैंने सोचा कि अदर चैनल बना लेती हूँ, जो कि आपके नोट से टाइम्स हो गया, या फिर अदर स्टेट में जो वैकेंसियां आती परमानेंट वैकेंसियां, उसके बारे में मैं कुछ यहाँ पे वीडियो वगैरह अपलोड कर सकूं। तो आप लोग की सपोर्ट रहा डियर, तो मैं भी बहुत आगे जा सकती हूँ, और आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग से ही रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो, या फिर डेली बेसिस पे जो भी अपलोड की जा रही है, यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा की भी मैं बात कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और आने वाले समय तक भी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू। यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया है ऑप्शन डी है, रेवेन्यू, राइट आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू एनी वन मैनेजर और ऑफिसर इज नॉन एज, किसी एक प्रबंधक या अधिकारी को सीधे रिपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या को जाना जाता है। किसी एक प्रबंधक या अधिकारी को सीधे रिपोर्ट करने वाले, जो सीधा रिपोर्ट करेगा, उसकी संख्या को जाना जाता है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्केलर चैन, या फिर स्पान ऑफ कंट्रोल, या फिर स्टाफिंग। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, स्पान ऑफ कंट्रोल, क्योंकि किसी एक प्रबंधक या अधिकारी को सीधे रिपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या को हम स्पान ऑफ कंट्रोल के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। यानी कि नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली रिपोर्टिंग जो किया जा रहा है टू एनी वन मैनेजर और ऑफिसर, दैट इज नॉन एज आपका स्पान ऑफ कंट्रोल। Span of control is one of the principle in organization where a span of control देखिएगा depicts the number of employees that can be handled by a single manager, the number of people who reports to on manager in the hierarchy। यानी कि नियंत्रण की अवधि के संगठन के सिद्धांतों में से एक है, जहां नियंत्रण की अवधि कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है, जिसे एक प्रबंधक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पदानुक्रम में एक प्रबंधक को रिपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या। तो इसमें ये आपका हुआ स्पान ऑफ कंट्रोल के बारे में सारा डिटेल में यहाँ दिया गया है। राइट आंसर जो हुआ इसमें आपका ऑप्शन सी हुआ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था डियर, इसमें आपका 20 क्वेश्चन लिए गए थे आज की वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट एक और बचा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बचा हुआ है, जो कि उस वीडियो को मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड। और जो भी क्वेरी होंगी आपकी किसी अदर सब्जेक्ट से भी, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं डेली एक ही बात बोलती हूँ कि आपको जो भी दिक्कत समस्याएं हैं, जितना भी कमेंट आ रहे हैं, सभी कमेंट को मैं पढ़कर
जैसे कि कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले आया था इमेज बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करें, वो भी मैं कर दी। फिर आपका पोजीशन से रिलेटेड कमेंट आए थे, उस वीडियो को भी आपको अवेलेबल करवा दी गई। देन आपका आया था कि प्रीवियस ईयर सारे पेपर सॉल्व कीजिए, तो प्रीवियस ईयर का सारा पेपर पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं डेली बेसिस पे। 3 वीडियो आपको मिल रही है, तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। जितने भी आप वीडियो आप क्लिक करते हैं तो सारे क्वेश्चन को आप एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा डियर, कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब पूछा गया है एंड आपको कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा गया है। मैं एक दिन लाइव आऊंगी और लाइव में आप लोग को सारे टॉपिक के बारे में बता दूंगी, सबसे ज्यादा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सारे टॉपिक को मैं अभी एक नोट कर रही हूँ, ताकि आप लोग के लिए थोड़ा वो हेल्प हो सके, आपको मदद मिल सके, ज़्यादा आपको पढ़ना ना पड़े, कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिले, ज़्यादा गेन हो सके आपके माइंड में, और ज़्यादा आंसर भी, ज़्यादा क्वेश्चंस भी अपने पुट ऑफ कर लें आप। तो वैसा हम आपको आप लोग के लिए सोच रहे हैं कुछ ऐसा करने के लिए। तो देखते हैं कब कर पाते हैं वो, 2-4 दिन लगे या 10 दिन लगे, उस बता देंगे आपको कौन-कौन से टॉपिक्स आएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।